हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था और पिछली कुछ परीक्षाओं में, खास करके आरएस 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर मैं बात कर रहा हूं। एक साथ पेपर में बात करने की बजाय मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो है एक एक प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं और हम अभी फोकस कर रहे हैं बड़े प्रश्नों पर, जो कि लगभग 10 के करीब नंबर एक प्रश्न जो है धारण करता है। 4 बड़े प्रश्न आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। 2 प्रश्नों पर मैं चर्चा कर चुका हूं, जिनके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट हमारी है, उसमें आप जाइए और मेंस आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उस पर मैं लगातार हर एक सब्जेक्ट पे बात करूंगा धीरे धीरे। तो हिस्ट्री पर आज हमारा तीसरा जो प्रश्न है उस पर मैं चर्चा करूंगा। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोबारा से मैं पढ़ता हूं। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। किसी भी प्रश्न को करने से पहले उस प्रश्न को सही तरीके से समझना और प्रश्न की डिमांड को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने उसे बिना जाने उत्तर लिखना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर की क्वालिटी या गुणवत्ता जो है वो बेहतर नहीं होगी, भले ही हमने उस टॉपिक को कितना भी पढ़ा हो। और इसीलिए आवश्यक है कि हम प्रश्न को ढंग से समझें। तो आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं और उसके बाद में इसके उत्तर लेखन का प्रयास भी करते हैं। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। देखो, एक एक शब्द को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप प्रश्न को तोड़ लीजिए टुकड़ों में। ये कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। प्रश्न को कैसे तोड़ोगे? आप पहला टुकड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति ले लीजिए। पहला टुकड़ा हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। दूसरा टुकड़ा दूसरा टुकड़ा हो गया हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तीसरा टुकड़ा हो गया हमारा प्रभाव, ठीक है। और चौथा टुकड़ा हो गया विवेचन। सबसे पहले जिस चीज को समझना है वो है ये शब्द विवेचन। आपको ये जानना पड़ेगा कि विवेचन शब्द जब भी आपके सामने आए तो आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, आपने कई बार शब्द पढ़ा होगा चाय पे चर्चा, ठीक है। कई ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते होते हैं चाय पे चर्चा। जब चर्चा होती है ना, तो चर्चा करते समय हम सामान्य रूप से किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करने का मतलब होता है मैटर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी के साथ गठबंधन करूं तो वहां पर मैं मैटर का डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे कि आप मान लो बोलते हैं कि आप क्वालिफिकेशंस के बारे में, आप अपनी जो पे लेना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो सिंपली मैं अपनी बातें बताऊंगा, सामने वाला अपनी बातें बताएगा, इतना ही। तो हमें भी यहां पर जो करना है वो क्या है, हमें केवल इस मुद्दे के बारे में जानकारी देनी है। विवेचन का मतलब केवल मात्र जानकारी प्रदान करने से है। ना तो यहां पर आपका कोई पॉलिटिकल स्टैंड पूछा गया है, ना ही कुछ और। आपसे पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों के बारे में। किसके बारे में? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव में। अरे अरे रुकिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। आप सोचे कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव पूछे तो मैं लिखना शुरू कर दूं, इतने लोग मारे गए, इतना हो गया, महिलाओं की ये स्थिति रही, इसके बाद में इनको ये अधिकार मिले, इनका ये, ना ना ना, ये नहीं करना है। आपको करना है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, ठीक है। लेकिन किस पर? अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत पर लिखना शुरू कर दो, नहीं। हमको केवल मात्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थात जब विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में और उससे आने वाले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, वो चीज हमको यहां पर दर्शानी है। और इसमें वही चीजें दर्शानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से हुई। मतलब अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो ये चीजें भी नहीं होती। तो हमको केवल बात करना है उन सभी प्रभावों के बारे में जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ते हैं। किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात 1945 के बाद में विश्व हमको किस तरह से राजनीतिक रूप से दिखता है, राजनीतिक रूप से देशों के बीच में कैसी अवधारणा है, राजनीतिक रूप से देश कैसे आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई युद्ध की संभावना है, ये सारी चीजें हमको इसमें दर्शानी है। तो मूल रूप से जब हम इस बिंदु पर काम करेंगे तो ना तो हम सामाजिक प्रभावों की बात करेंगे, ना ही हम आर्थिक प्रभावों की बात करेंगे, और ना ही हम किसी और अन्य प्रभाव की बात करेंगे। केवल जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप में से सबने पढ़ा है, बस परोसने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझिए, परोसने का तरीका आना चाहिए। अब चूंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमेशा ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय कालक्रम का बहुत अच्छा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि पहले उठा करके लिख दो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। ये क्या है भाई, शीत युद्ध शुरू हो गया सीधा ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। चीजों को अच्छा बनाने के लिए अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो आप जो है लिख सकते हैं
कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही पूरे विश्व में जो है एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ, ठीक है। और बहुत से परिवर्तन हुए जो कुछ निम्न प्रकार हैं, हम देख सकते हैं। निम्न प्रकार में क्या क्या है, शुरुआत हो जाती है दोस्तों, मैं बेसिक आपको 4 बिंदुओं से समझाऊंगा इसको। जो 4 बिंदु हुए वो थे, सबसे पहला बिंदु जो हमारा यहां पर आता है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, या ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य संगठनों की स्थापना। ठीक है, तो पहला प्रभाव जो हमको देखने को मिलता है वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और कुछ अन्य संगठनों की स्थापना होना। ये आपका पहला प्रभाव माना जा सकता है किसका, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें डिटेल में मैं थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा। पहले शुरुआत में मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं जिन पॉइंट्स पर आपको फोकस रहना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों की स्थापना होना, पहला काम हो। क्योंकि तत्काल बाद में जब हमारा युद्ध समाप्त होता है उसके तुरंत बाद में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ जाता है। दूसरा जो काम होता है वो क्या है, दूसरा काम है दोस्तों, जैसे ही हमारे संयुक्त राष्ट्र जो हमारा विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होना शुरू हो जाती है। उपनिवेशवाद से कई स्वतंत्र राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आते हैं, तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत से देश जो हैं इसी समय अस्तित्व में आते हैं, भारत को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, और भी लैटिन अमेरिकी अफ्रीकी देश जो है धीरे धीरे आजाद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि स्वतंत्र राज्य स्थापित हो रहे, मतलब अभी तक ये अधीनस्थ की भूमिका में थे, राजनीतिक रूप से ये संप्रभु नहीं थे, अब ये देश संप्रभु हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरी अवधारणा जो आती है उसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद की समाप्ति, ठीक है। तो वो स्वतंत्र राज्यों के उदय में ही आ जाता है, लेकिन मैं ये शब्द इसलिए लिख रहा हूं यहां पर, उपनिवेशवाद की समाप्ति को इसलिए मैं एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि इसके आगे मैं कुछ और लिखने वाला हूं जो है तथा नव उपनिवेशवाद का उदय। तो आपको ये दोनों ही शब्द आने चाहिए कि नव उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद क्या है, तो आप इसका आंसर यहां पर लिख पाओगे, ओके। और चौथा जो हमारा पॉइंट हमारे सामने आता है वो है शीत युद्ध की शुरुआत, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। इन सभी घटनाओं के बाद में जो अगला बिंदु हमारे पास आता है वो है शीत युद्ध की शुरुआत। अब देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जो लिखा है, आपको प्रश्न का उत्तर जो है वो काफी कम शब्दों में देना होता है। हमारे पास में इतना स्कोप नहीं होता कि हम बहुत सारे शब्द लिख सकें, बहुत कम शब्दों में हमें उत्तर देना होता है। तो इसको लिखने में ही, आपको हेडिंग्स लिखने में ही लगभग आपके 25 से 30 वर्ड्स या 20 वर्ड्स तो लगभग काम में आ गए। अब आप जो भी लिखेंगे वो सोच समझ कर लिखना है। तो सबसे पहले बिंदु की अगर मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य संगठनों की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत तो 1941 में ही हो गई थी। इटली के खिलाफ जो फांसीवादी विरोधी गठबंधन बनाया जा रहा था, ठीक है, फांसीवाद इटली में था, ठीक है, और उसके विरोध में एक गठबंधन मित्र राष्ट्रों द्वारा बनाया जा रहा था। और उस मित्र राष्ट्रों के गठबंधन में रूजवेल्ट और चर्चिल ने मिलकर के, रूजवेल्ट जो कि यूएस के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल जो कि यूके के प्रधानमंत्री, इन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या किया था, एक घोषणा पत्र तैयार किया था जिसको बोला जाता है अटलांटिक घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में उस व्यवस्था का उल्लेख किया गया था जो युद्ध के बाद आम लोगों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जिनका प्रयोग किया जाएगा, वो सारे सिद्धांत इस अटलांटिक चार्टर में दिए गए थे। इसके बाद में धीरे धीरे देशों ने इस पर साइन करना शुरू किया। 1942 में, अगले ही साल, धुरी राष्ट्रों ने इस पर साइन कर दिया। और 1945 आते आते सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, वहां पर सभी जितने भी देश थे उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और अक्टूबर 1945 आते आते हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आ गया। न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, बल्कि उसके साथ साथ बहुत से आर्थिक और सामाजिक संगठन भी आए, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो आया, जिसको हम विश्व बैंक बाद में कहते हैं।
आईएमएफ की स्थापना इस समय हुई, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो है, तो आप उनको भी एक ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इन सभी इंस्टीट्यूट्स की स्थापना, डिटेल में नहीं जाना है आपको। तो आपको अटलांटिक चार्टर बता देना है, आपको सैन फ्रांसिस्को में घोषणा पत्र बता देना और बता देना कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि सभी देशों के बीच में एक साथ मिलकर के काम करेगा, उसकी स्थापना हो गई। इसके बाद में दूसरा जो प्रभाव आया वो था स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी मात्रा में उपनिवेशों से भी काफी लोगों ने भाग लिया और इसके साथ साथ अब बहुत से देश कमजोर हो चुके थे, देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। इंग्लैंड को देखो या किसी और देश को देखो, जो बड़ी मात्रा में उपनिवेश थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, सभी की हालत जर्जर हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में ये अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उपनिवेशों के विरोध का स्वर तो आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था, तब से ही चल रहा था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इन्होंने रोके रखा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इनकी हालत खराब हो गई, तो फिर इनको आगे चल करके अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और बहुत से नए स्वतंत्र राज्यों का, नए स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का उदय यहां पर हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु आता है उसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद की समाप्ति। अर्थात जिस तरह से शोषण किया जा रहा था बहुत से देशों का, इंग्लैंड जैसे देशों का, तो इंग्लैंड और इनके पतन के साथ ही जो है एक नई अवधारणा आ जाती है जिसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। अर्थात अब इन्होंने भौतिक रूप से प्रशासन पर, राजनीति पर नियंत्रण करने के बजाय उन देशों को आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाना शुरू किया। और यह जो उपनिवेशवाद की भावना बढ़ रही थी, इसी भावना ने शीत युद्ध को जन्म दिया। कैसे? दरअसल 1947 में आपके जो ट्रूमैन है उसने एक घोषणा की थी। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक सिद्धांत की घोषणा की जिसके अंतर्गत उन्होंने वापस से बिल्डअप करने के लिए यूरोपीय देशों को एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की और इस पैकेज में उन्होंने ग्रीस और तुर्की जैसे देशों को भी सम्मिलित किया, जहां उन्होंने सैन्य संगठनों को भी सहायता देने की बात की। क्योंकि ग्रीस और तुर्की पर रूस जो है अपना कम्युनल या जो साम्यवादी प्रभुत्व है उसको स्थापित करना चाहता था, बहुत से देशों में स्थापित करना चाहता था, ठीक है। और उस चीज को रोकना चाहता था कौन? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है और अमेरिका चाहता है कि हर एक देश उसकी पूंजीवादी सोच पर आगे बढ़े। तो यहां से जब दोनों देश आपस में टकराए तो ट्रूमैन ने क्या किया? केवल और केवल पश्चिमी यूरोप को विकसित करने के लिए मदद दी, पूर्वी यूरोप के बहुत से देशों को मदद नहीं दी जिनके ऊपर कम्युनल प्रभाव था, जिन पर साम्यवादी प्रभाव था, ठीक है। तो यहां से फिर जो है एक होड़ शुरू हुई, किसके बीच में? अमेरिका और रूस के बीच में, जो शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। और क्यूबा मिसाइल संकट और ये सारी बहुत बातें, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखना है कुछ भी। फिर बाद में उसने क्या किया? हथियारों की होड़ में वो बदल गया और उसने पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आज भी खड़ा कर रखा है। आज भी उनके बीच में एक, चूंकि अब तो बहुध्रुवीय राष्ट्र हो गए हैं, चीन बीच में आ गया है, भारत भी विकसित होता रहा है, बात अलग है, लेकिन शीत युद्ध की तत्कालीन समय में शुरुआत भी हुई। तो वो ट्रूमैन की जो घोषणा हुई थी, जो आर्थिक पैकेज उसने दिया था पश्चिम यूरोप के विकास के लिए, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर इतना लिख दोगे तो मैं नहीं समझता कोई भी वीक्षक जो है वो ये सोचेगा कि यार इसको नंबर नहीं देने। आराम से आप इस प्रश्न में 6 से 7 नंबर ले सकते हो, इससे ज्यादा की उम्मीद करना भी मत, क्योंकि नहीं मिलते हैं। कितना भी अच्छा लिख दो तो तरीके से कम शब्दों में बेहतरीन चीज बता पाओगे, तभी नंबर प्राप्त करोगे। और ये कौन सिखाएगा? ये मैं सिखाऊंगा आपको। कहां पर? मेरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है दोस्तों अभी एंशिएंट हिस्ट्री पर, और 500 रुपए के इस कोर्स में, जो कि हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पूरे के पूरे कोर्स में मैं आपको डिटेल में एनालिसिस दे रहा हूं, खास करके प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको वहां रटाने के लिए मैटर नहीं दे रहा हूं, वहां पर मैं आपको दे रहा हूं मैटर जो आपकी समझ को विकसित करता है, ताकि आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकें। क्योंकि इस प्रश्न में आप मुझे बताइए, आपको कितना याद करना था? आपको केवल 2-3 चीजें याद करनी थी। अटलांटिक चार्टर, सैन फ्रांसिस्को में साइन होना, ट्रूमैन की घोषणा, ठीक है, 1-2 देशों के नाम, बस। और क्या था? अगर इतना भी आपको याद नहीं होगा तो फिर तो आरएस परीक्षा की तैयारी करना बेईमानी है। चलिए तो दोस्तों, इसी तरह से मिलते रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आप जितने लाइक करेंगे मुझे उतनी प्रोत्साहन मिलेगा, उतनी ज्यादा मात्रा में जो है वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं वीडियो तो वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं फल के आधार पर कर्म नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप समर्थन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।